Hi, a very warm welcome all of you to my channel. Today I would like to discuss about infertility. तो आज जो हम इनफर्टिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे वो एक्चुअली तीन चीज़ हम डिस्कस करेंगे। इनफर्टिलिटी क्या होता है, द नेक्स्ट इज़ कभी इनफर्टाइल कपल जब हमारे पास आते हैं तो हम क्या बेसिक इन्वेस्टिगेशंस उनका कराते हैं, और नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो है कि इस इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एक्चुअली इनफर्टिलिटी है क्या? तो कोई भी कपल अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स 1 साल के लिए अगर करे और फिर भी वो कंसीव ना कर पाए तो इसको हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। इस इनफर्टिलिटी का कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन, अगर कोई इनफर्टाइल कपल हमारे पास आता है तो उसके लिए हम कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन से भी पहले हम कुछ हिस्ट्री टेकिंग करते हैं जिससे हमको पता चलता है कि हाँ एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे लाई करती है। तो उस हिस्ट्री में हमको जानना रहता है कि हस्बैंड एंड वाइफ का एज एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, द नेक्स्ट चीज़ जो हम पूछते हैं वो ये है कि हस्बैंड का ऑक्यूपेशन क्या है, हस्बैंड साथ रहते हैं क्या नहीं रहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि हस्बैंड 1 साल कहीं फ़ॉरेन कहीं रहते हैं और साल में वो सिर्फ 2 महीने के लिए घर आते हैं। तो हर चीज़ पे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये है जो हम पूछते हैं वो ये है कि कितनी साल की शादी है और आफ्टर मैरिज कब से कंसीव करने के लिए प्लान कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि द कपल इज़ मैरिड फॉर 4 to 5 years लेकिन वो कंसीव करने के लिए प्लान शायद सिर्फ लास्ट 1 year या 2 years से कर रहे हैं। तो इन सब पे डिपेंड करता है हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये तो हमारा हो गया हिस्ट्री टेकिंग का पार्ट। द नेक्स्ट थिंग इज़ जो कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हम कराएंगे उसमें जो सबसे पहला पार्ट है इन्वेस्टिगेशन में वो है हस्बैंड सीमेन एनालिसिस। सबसे पहला जो पॉइंट है किसी भी फीमेल को ट्रीट करने से भी पहले का वो ये है कि पहले हमको ये देखना है कि हस्बैंड का स्पर्म सही है या नहीं, स्पर्म काउंट, उसकी मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, ये सारी चीज़ें ठीक है या नहीं स्पर्म की। उसके बाद हम फीमेल के इन्वेस्टिगेशंस पे आएंगे। जो फीमेल का इन्वेस्टिगेशन है उसमें सबसे पहले ये है कि हम कुछ बेसिक हार्मोनल प्रोफाइल कराएंगे जिनमें थायराइड, प्रोलैक्टिन, एफएसएच और एएमएच जैसे हार्मोन्स शामिल हैं, जिसमें जो एएमएच है उसकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एएमएच ये डिफ़ाइन करता है कि हाँ एग्स जो हैं अब नंबर ऑफ़ एग्स कितने बचे हैं, या कई बार क्या होता है बेसिकली फ़ीमेल्स में एज के साथ नंबर ऑफ़ एग्स कम होते जाते हैं और आजकल लेट मैरिजेस या लेट कंसीव करने का जो ट्रेंड एक आ गया है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब तक फीमेल्स हमारे पास आती हैं इनफर्टिलिटी इशू लेकर के तब तक काफ़ी लेट हो गया रहता है और उनका एग्स का नंबर काफ़ी डाउन हो गया रहता है। तो वो एक्चुअली हमें पता चलता है इस हार्मोन जिसका नाम है एएमएच से। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज़ें हैं जो हमें देखना है वो डेफिनेटली एक अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड में बेसिकली हम देखते क्या हैं, यूट्रस, उसके साथ जो ट्यूब्स जुड़ी रहती हैं और जो ओवरीज़ हैं, अगर हम हिंदी में इसको बोलें तो बच्चादानी, बच्चादानी के साथ जो ट्यूब्स दो तरफ अटैच्ड होती हैं और जो अंडे का घर है, ये तीन चीज़ें बेसिकली हमको देखना होता है। उसमें बच्चादानी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉब्लम इन द सेंस कि कोई ट्यूमर या कोई बड़ा कुछ ऑब्स्ट्रक्शन या ऐसा कुछ तो नहीं है ना। एंडोमेट्रियल लाइनिंग मीन्स यूट्रस की जो लाइनिंग है वो ठीक ठाक है कि नहीं, उसके अंदर कोई मांस का टुकड़ा जिसको हम पॉलिप बोलते हैं ऐसा कुछ तो नहीं है, ये सब चीज़ें भी हम देखते हैं उसमें। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज़ ट्यूब्स में, दोनों तरफ की ट्यूब्स में कोई स्वेलिंग या ऐसा कुछ पानी भरा हुआ ऐसा तो कुछ नहीं है। और थर्ड चीज़ जो हम उसमें देखते हैं वो ओवरीज़ देखते हैं। ओवरीज़ इन द सेंस कि वो मतलब अंडे का घर, उसमें कोई सिस्ट है कि नहीं, कोई बड़ा पीसीओडी या ऐसा कुछ है कि नहीं, या कोई एंडोमेट्रियोसिस है कि नहीं। एंडोमेट्रियोसिस वर्ड आपने काफ़ी हद तक सुना होगा, वो भी काइंड ऑफ एक ओवरी का सिस्ट ही है। ठीक है, इतनी सारी इन्वेस्टिगेशंस होने के बाद हमें जो एक और इन्वेस्टिगेशन कराना होता है वो है कि एचएसजी बेसिकली क्या है, हिस्ट्रोसैल्पिंजोग्राम। उसमें बेसिकली हम ये देखते हैं कि ट्यूब्स की ओवरऑल मॉर्फोलॉजी या ओवरऑल लुक तो हम अल्ट्रासाउंड में देख लेते हैं, लेकिन ट्यूब्स के अंदर में कोई ब्लॉकेज है या नहीं वो हमको एचएसजी से पता चलता है। ठीक है,
तो वो ब्लॉकेज हम HSG से देख लेते हैं। अब आता है इन इन्वेस्टिगेशंस के अकॉर्डिंग हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कैसे डिपेंड करता है या हम कैसे प्रोसीड करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। जो पहली चीज़ है जो हमने बात करी थी, अगर स्पर्म में कोई प्रॉब्लम है, अगर माइल्ड कोई प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली हम IUI एक ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं। IUI बेसिकली क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि हस्बैंड के स्पर्म को, हस्बैंड के सीमेन को प्रोसेस करके फीमेल के यूट्रस में डालते हैं डायरेक्ट, है ना। ये पहले हमको इसमें काफ़ी कुछ विजिलेंस भी रखना होता है। जैसे जब जो हमारी वाइफ है या फीमेल पार्टनर है, उनका जब एग रप्चर किया जाता है इंजेक्शन से, और उसके विद इन 48 आवर्स हम ये स्पर्म का इंजेक्शन, प्रोसेस्ड स्पर्म हम यूट्रस के अंदर डालते हैं, जिसको हम IUI बोलते हैं। ये तब हम करते हैं जब स्पर्म में हल्की फुल्की प्रॉब्लम हो। लेकिन अगर स्पर्म में कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट काफ़ी मुश्किल होता है, और तब हमको अल्टीमेटली IVF की तरफ जाना पड़ सकता है। द नेक्स्ट थिंग इज़, अब हम फीमेल फैक्टर्स की तरफ आते हैं कि फ़ीमेल के इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो सबसे पहला जो हम हार्मोनल प्रोफाइल जो कराते हैं फीमेल पार्टनर का, उसके अकॉर्डिंगली जैसे थायराइड या प्रोलैक्टिन में कुछ डिस्टर्बेंस हो तो वो हम मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं, ठीक है। AMH तो ऑब्वियसली AMH बहुत कुछ चीज़ों पे बहुत ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स को एक्चुअली AMH बहुत चेंज करता है। बेसिकली अगर AMH, ऑब्वियसली अगर फीमेल का एज ज़्यादा है, 35 या 40 इयर्स से अबव एज है, तो AMH डेफिनेटली कम आएगा, क्योंकि उनके नंबर ऑफ़ एग्स विद एज डिक्रीज़ करेंगे। और AMH पे डिपेंड करता है कि अल्टीमेटली हम IVF पे जाएंगे या हमारे पास अभी टाइम है, हम नॉर्मल या मेडिसिन से कंसीव करने का सोच सकते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा चीज़ है वो जो अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड में अगर जो PCOD, जो एक बात हमने कही कि अगर ओवरीज़ या अंडे के घर में अगर कोई PCOD की समस्या है, तो PCOD बेसिकली काफ़ी हद तक मेडिसिन और वेट रिडक्शन से कंट्रोल हो जाता है, और उसमें प्रेगनेंसी इन मोस्ट ऑफ द केसेस नेचुरली या मेडिसिन से आ जाती है। लेकिन जो एक दूसरे सिस्ट की हम लोगों ने बात करी थी, जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस, उसमें कंसीव करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है, और उसमें काफ़ी हद तक हमको IVF पे ही जाना पड़ जाता है, ठीक है। और जहाँ तक अल्ट्रासाउंड में कोई फाइब्रॉइड या किसी पॉलिप इन सब का बात है, तो फाइब्रॉइड डिपेंड करता है कि अगर फाइब्रॉइड जो यूट्रस के अंदर का ट्यूमर, फाइब्रॉइड बेसिकली हम यूट्रस के अंदर का ट्यूमर बोलते हैं, अगर वो ऐसा ट्यूमर है जो हमारे अंदर की लाइनिंग को अफेक्ट करता है, तो हमारे ट्यूमर को उसको निकालने का ज़रूरत है। अगर वो अंदर की लाइनिंग को अफेक्ट नहीं कर रहा है तो मे बी हमको उस ट्यूमर को निकालने का ज़रूरत ना भी पड़े, ठीक है। और जहाँ तक मांस के टुकड़े की बात है, जिसको हम पॉलिप बोलते हैं, उसको कभी कभी हिस्ट्रोस्कोपिकली हमको निकालना पड़ सकता है, ठीक है। और जो लास्ट हमारा इन्वेस्टिगेशन था वो था HSG, जिसके अकॉर्डिंगली जो हम ट्रीटमेंट करेंगे वो है कि अगर HSG में हमारे ट्यूबल का कोई ब्लॉकेज आता है, ट्यूब्स का कोई ब्लॉकेज आता है, तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि ब्लॉकेज कहाँ पे है, ठीक है, कहाँ पे है और किस रीज़न से ब्लॉकेज हुआ है। अगर एक्सेसिव स्वेलिंग या कोई पानी भरा है उस ट्यूब्स में, तो बेटर है ट्यूब्स को कट करके निकाल देना। और अगर बिना किसी स्वेलिंग या पानी भरने के तो भी अगर कोई ब्लॉकेज है, तो वो हम नीचे के रास्ते से हिस्ट्रोस्कोपिकली उस ऑब्स्ट्रक्शन को खोल सकते हैं, ठीक है, जिसको हम हिस्ट्रोस्कोपी, लैप्रोस्कोपिक कैन्युलेशन भी बोल सकते हैं आप। तो ये सारे बेसिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हुए अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टिगेशंस जो हमने एक इनफर्टाइल कपल के लिए किया। सो अगर ऐसे आप और वीडियोस या ऐसे और कंटेंट्स आप देखना पसंद करते हैं या कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। और आई बटन में मैं अपने अदर वीडियोस का भी लिंक दे दूँगी। अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद हैं या जानकारी चाहिए होती है, तो आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।